हेलो एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। मैं पुनीत डिस्टेंस गुरु के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से एक बार फिर से आप लोगों के बीच हूँ अंग्रेजी वर्णमाला का बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त सा टॉपिक लेके। अंग्रेजी वर्णमाला का मैंने पार्ट फर्स्ट पहले ही पढ़ा दिया है और ये पार्ट नंबर सेकंड है। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला पूरी पढ़ने के लिए दोनों पार्ट कंप्लीट कर लीजिए। वैसे अगर आप इसी वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उससे कोई रिलेशन नहीं है इसका। ये बिल्कुल अलग टाइप चलेगा इसमें, और पहले वाले में अलग टाइप था, तो दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने यही वीडियो देखा है तो। लेकिन टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए दोनों वीडियो आप लोग बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला में पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट कर चुका हूँ और अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड का जो टाइप है, ये टाइप है शब्दकोश के अनुसार जमाना। शब्दकोश मतलब अंग्रेजी का जो शब्दकोश होता है, जो अपनी डिक्शनरी होती है, और डिक्शनरी के अंदर जिस तरीके से मीनिंग्स जमे हुए होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको इनको जमाने हैं। तो जब भी आपने डिक्शनरी को देखा होगा, डिक्शनरी में आपने जब भी पहला पेज खोलोगे तो ए से स्टार्ट होने वाले मीनिंग पहले आते हैं और जेड से स्टार्ट होने वाले मीनिंग सबसे आखिरी में होते हैं। यानी यहाँ से एक हिंट समझ में आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो लेटर पहले आता है वो पहले व्यवस्थित किया जाता है और उसके बाद जो लेटर आता है वो उसको बाद में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब ए से स्टार्ट होने वाले मीनिंग जब सारे खत्म हो जाएंगे फिर बी से स्टार्ट होने वाले मीनिंग आएंगे, फिर वो सारे खत्म हो जाएंगे सी से स्टार्ट होने वाले आएंगे, ऐसे करते करते जेड से स्टार्ट होने वाले मीनिंग चलेंगे। ओके, तो ये होता है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जमाना। तो यहाँ से एक सीधी सी बात मैं बोलूँ कि इसको जो शुरुआती ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनको हम सबसे छोटा अल्फ़ाबेट बोलते हैं और ये सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो छोटा अल्फ़ाबेट कौन सा है? बी है। बड़ा अल्फ़ाबेट कौन सा है? बी के बाद सी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको, तो मैं यूँ कहूँगा कि छोटा अल्फ़ाबेट को सबसे पहले लिखना है आपको, उससे बड़े अल्फ़ाबेट को बाद में लिखना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास किस तरीके से आएगा। अब क्वेश्चन आपके पास आएगा, निम्न को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्न को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे मेरे पास कम जगह थी इसलिए मैंने ये ऑप्शन थोड़े साइड में रख दिए। ये ऑप्शन आपके नीचे रखे रहेंगे, यहाँ पे कहीं पे नीचे इस तरीके से ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन रखे रहेंगे आपके, तो वहाँ से आप ये ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला मीनिंग लिखा हुआ है क्रिटिकल, है ना, क्राइटेरियन, क्राइसिस, CRITICAL, CRITERION, CRISIC, CRISP। अब सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे छोटा अल्फ़ाबेट कौन सा है। आपने देखा यहाँ पे C आ रहा है, पहले वाला अल्फ़ाबेट कंप्लीट कीजिए। C और नीचे भी क्या आ रहा है? C आ रहा है। तो कोई छोटा अल्फ़ाबेट मिला? नहीं मिला। तो आगे तुलना कीजिए। R R R R, कुछ मिला? नहीं मिला। I कुछ अलग अल्फ़ाबेट मिला? नहीं मिला। तो यहाँ से मैं एक बात और समझाना चाह रहा हूँ आपको कि आप जो चार मीनिंग लिखे हुए हैं, इन चारों मीनिंग्स में जो लेटर्स कॉमन है शुरुआत से, जो लेटर शुरुआत से कॉमन है, जैसे CRI, ये CRI, यहाँ देखिए CRI, यहाँ देखिए CRI, तो जो लेटर कॉमन है ना उनको तो मत देखो, क्योंकि वो लेटर्स तो तीनों लेटर तो तीन में कॉमन ही है, तो CRI को यहाँ से हटा सकते हैं हम। अब किसको देखेंगे? टी को देखा, यहाँ पर टी को देखा, यहाँ पर मैंने एस को देखा, यहाँ पर भी मुझे एस को देखना है। अब यहाँ से अलग अलग लेटर आ गए, दो में टी है और दो में एस है। तो टी और एस में क्या छोटा निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। मैं आपसे पूछूं छोटा कौन सा है, तो आप कहेंगे सर एस वाला छोटा है, क्योंकि ABCD में PQRST होता है, यानी ST से पहले आता है, इसलिए एस वाला पहले जमेगा। मैंने कहा ये बात भी ठीक है, आप अगर कह रहे हैं एस वाला पहले जमेगा तो जमा दीजिए। लेकिन अभी आपके पास समस्या ये है कि एस दो में है, एक तो तीसरे वाले में भी एस है और इस चौथे वाले में भी एस है, ठीक है। अब कौन सा वाला जमाया जाए? तो अब इसमें इन दोनों में तुलना करने के लिए आगे का लेटर कंपेयर करूँ। यहाँ पे क्या मिला? I, यहाँ पे क्या मिला? P। अब इन दोनों में छोटा कौन है? I और P में। आप कहेंगे सर ये छोटा है, तो पहले स्थान पर ये जमेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्थान पर ये वाला जम जाएगा। ये दोनों जम गए। भाई सबसे पहले इन चार लोगों को आपको अरेंज करना था। ऐसे मान लीजिए ये चार लोगों को आपको अरेंज करना था। इनमें से दो लोग आपको समझ में आ गए कि इन दोनों लोगों को पहले बिठाना है और ये दोनों लोग जो हैं इनको आपको बाद में बिठाना है। तो इन दोनों लोगों को पहले बिठाना है, दोनों लोग निकाल लिए। अब इन दोनों में से पहले इसको बिठा दिया तो दूसरे नंबर पे इसी को बिठाओगे, ठीक है। अब ये जो ऊपर के बचे ना, पहला और दूसरा, इनमें कंपेयर करते हैं। टी तक तो कॉमन था, यहाँ पर मैंने देखा आई मिला और यहाँ पर क्या मिला है? यहाँ पर मिला है ई। अब आई
यहाँ पर तो मिला है आई और यहाँ पर मिला है ई। आई और ई में छोटा कौन है? तो आप कहोगे सर आई छोटा है, तो मैं कहूँगा इसको तीसरे नंबर पे जमा दीजिए और इसको चौथे नंबर पर जमा दीजिए। हो गया? तो किस तरीके से जमा? फोर्थ नंबर पर, थर्ड नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर और सेकंड नंबर पर। अब यहाँ पर आपको आंसर लगाना है। तो आंसर लगाने के लिए अब आप लोग क्या करेंगे? बहुत से लोग तो आंसर लगा देंगे किसको? 4 3 1 2, 4 3 1 2, सी वाले को आंसर लगा देंगे बहुत से लोग तो। लेकिन अगर आपने सी वाला आंसर लगाया है तो मेरी बात समझो, हमें क्या करना था? निम्न को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना था। शब्दकोश के अनुसार जमाने का मतलब, अगर आपने चौथा लिखा है तो आप ये कह रहे हो कि ये जो चौथे नंबर पर जो मीनिंग लिखा है ना, वो सबसे पहले आएगा। तो चौथे नंबर पे लिखा हुआ मीनिंग कौन सा है? क्रिस्प। क्या ये सबसे पहले आ रहा है क्या? नहीं, सबसे पहले तो तीसरे नंबर वाला आ रहा है। तो कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो आपने जो नंबरिंग निकाली ना, ये नंबरिंग आंसर नहीं है। आंसर तो ये सीरियल नंबर आएगा, अब आप मेरे को ये बताइए, पहले नंबर पे कौन सा जमेगा? ये वाला जमेगा। इसका सीरियल नंबर क्या है? 3 है। तो 3 आपका कहाँ पे आ रहा है? एक तो ये पहले वाले में आ रहा है, ए में, और डी में आ रहा है, यानी आंसर ए और डी में से होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या जमेगा? 4 जमेगा। तो 3 और 4 मिल गया, 3 और 4 मिल गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सा जमेगा? सेकंड नंबर वाला, ये सेकंड नंबर वाला जमेगा। तो 3 4 2 1, यानी आंसर आपका ये लगेगा, ये नहीं लगेगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि आंसर हमारे ये वाले सीरियल नंबर हैं, ये वाले जो सीरियल नंबर्स है ना, ये आंसर है हमारे। इनमें से देखना है कि पहला कौन है। हमने देखा क्राइसिस जो है वो पहला है, तो क्राइसिस कौन सा नंबर पे? तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे आने वाला मीनिंग अंग्रेजी में जो ये चारों वर्ड्स है ना, इनमें सबसे पहले आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 2-3 क्वेश्चन और करेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, इस तरीके से आपके पास वहाँ पे क्वेश्चन जमा हुआ आएगा एग्ज़ाम के अंदर। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, जो चीज़ें सेम आ रही हो उनको हटा दीजिए स्टार्टिंग से, है ना, रेगुलर क्रम में। तो मैंने देखा कि यहाँ पे केवल ए से ही कॉमन आ रहा है। ठीक है, एस कॉमन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ओ, इन दोनों में ओ है, 2 में एच है और 1 में एन है। अब आप बताइए, ओ में से, एच में से और एन में से छोटा कौन है? छोटे का मतलब पहले कौन आता है ABCD में? तो आप कहेंगे सर एच पहले आता है। तो फिर मैं ये कहूँगा कि भैया एच 2 में है, तो अब इन दोनों में से कौन सा जमा होगे? तो अब इन दोनों में तुलना करेंगे पहले। तो अगले वाले को देखोगे, यहाँ क्या मिला? ओ, यहाँ क्या मिला? ए। तो पहले कौन जमेगा? ये वाला, तो इसको पहला नंबर डाल दो। दूसरा कौन जमेगा? ये वाला। ठीक है, ये दोनों जम गए। अब इन्हें देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें तो यहाँ से हटा दीजिए, ये दोनों तो अपन ने जमा ही लिए। अब किन को देखना है? पहले को, दूसरे को और पांचवे को। तो यहाँ ओ मिल रहा है, ओ मिल रहा है ना, जो लेटर अलग जहाँ से मिलेंगे ना वहीं से कंपैरिजन होगा। ओ मिल रहा है और यहाँ पे क्या मिल रहा है? एन मिल रहा है। अब ओ और एन में छोटा कौन है? तो आपने ABCD पढ़ी होगी, एम एन ओ, एन पहले आता है, तो ये थर्ड नंबर पे जम जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में तुलना होगी, ये भी जम गया। अब इन दोनों में तुलना होगी, पहले और दूसरे में। ओ सेम मिला। उसके बाद देखा आपने, यहाँ पे यू है, यहाँ पे सी है, तो सी जमेगा अपना 4th नंबर पर, क्योंकि सी पहले आता है, और ये जमेगा 5th नंबर पर। अब आप गलती से आंसर 5 4 2 1 3 मत लगा दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आंसर नहीं लगता है जो आपने नंबरिंग जमाई है। नहीं, आंसर तो इधर वाला सीरियल नंबर होगा। अब इधर वाले सीरियल नंबर को जमाएं तो पहले नंबर पे कौन जम रहा है? चौथे नंबर पे आने वाला मीनिंग ये। दूसरे पे कौन जम रहा है? तीसरे नंबर पे आने वाला मीनिंग। तीसरे पे कौन जम रहा है? 5वें नंबर पे आने वाला मीनिंग। चौथे पे कौन जम रहा है? दूसरे नंबर पे आने वाला मीनिंग। और 5वें पे कौन जम रहा है? पहले नंबर पे आने वाला मीनिंग। तो 4 3 5 2 1, इसका ऑप्शन कहाँ है? 4 3 5 2 1, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर जमाना है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। समझ में आ गया ना भैया? तो चलिए, आपको समझ में आया, इसके लिए आपके लिए जो कुछ 4 लाइन्स हो जाए। 4 लाइन ये है आपके लिए कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घरों से निकलते ही नहीं। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? अब आपको इनको निम्न को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आपसे पूछा है कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा।
अब तीसरे स्थान पे आने वाला बताना है, तो मैं ये कह रहा हूँ इसके अंदर कि आपको जो कॉमन आ रहा है वो हटा दो। अगर एक एक लेटर कंपेयर करते हो तो वो बात भी है, फिर भी जो भी कॉमन आ रहा है उसको हटा दो। देखा मैंने CRA, CRA, CRA और CRA, क्या सभी में कॉमन आ रहा है CRA? तो CRA को देख के तो हमें पता लगेगा ही नहीं कि कौन सा पहले आएगा, तो इसके आगे वाला लेटर देखते हैं। अभी इसको क्या मिला, यहाँ पे D मिला है, यहाँ पे क्या है C है, यहाँ पे क्या है C है, और यहाँ पे क्या है M है। अब D, C और M में छोटा कौन है? तो आप कहेंगे सर D छोटा है, तो C छोटा है। अब C छोटा है तो C तो दो जगह आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है, तीसरे में भी आ रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि भैया अब दूसरा वाला और तीसरा वाला जमेगा, लेकिन इनमें पहले स्थान पे कौन जमेगा, इसलिए आगे कंपेयर करो। आगे आपने कंपेयर किया K मिला, यहाँ पर भी K मिला, तो यहाँ से पता नहीं लगा। फिर आगे कंपेयर किया L मिला, यहाँ पर N मिला। अब L और N में छोटा कौन है? आप कहोगे ये सेकंड वाला छोटा है, तो पहले नंबर पे ये आ गया है और दूसरे नंबर पे थर्ड वाला आ चुका है। ठीक है, इन दोनों की बात तो कंप्लीट हो गई, इन्हें हटा दिया जाए यहाँ से। अब हमें कंपैरिजन करना है पहले में और चौथे में। तो CRA तो कॉमन था, यहाँ पे D आ रहा है, यहाँ पे M आ रहा है। D और M में छोटा कौन है? D छोटा है, इसलिए ये आ जाएगा थर्ड स्थान पे और ये आ जाएगा आपका फोर्थ स्थान पे। अब आपसे ये नहीं पूछा कि इनको शब्दकोश के अनुसार जमाइए, आपसे ये पूछा है कि शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। तो तीसरे स्थान पर आपने आ रहा है क्रेडल, और क्रेडल का नंबरिंग कौन सा है? फर्स्ट। तो आपका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए ये अलग टाइप से, पहला था आपके पास जो टाइप था वो था शब्दकोश के अनुसार जमाने वाला। अब जो टाइप है आपके पास वो है कि उस शब्द को ज्ञात करें जो, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, उस शब्द को ज्ञात करें जो फोटोसिंथेटिक, किसमें? फोटोसिंथेटिक शब्द में प्रयुक्त अक्षर, जैसे ये तो पूरा का पूरा शब्द है और इसके अंदर जो ये लेटर्स प्रयुक्त हो रहे हैं ना, ये इसके अक्षर हैं। तो प्रयुक्त होने वाले अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। एग्जाम में आपको इस चीज़ पे विशेष गौर करना है कि यहाँ पर बनाया जा सकता लिखा हुआ है या नहीं बनाया जा सकता लिखा हुआ है। तो हमें वो शब्द देखना है जो इस शब्द में प्रयुक्त होने वाले अक्षरों के इस्तेमाल से नहीं बनता है। इसके इस्तेमाल से नहीं बनना है का इसका मतलब क्या है? मतलब एक ऐसा शब्द होगा जिसमें कोई ऐसा लेटर आ रहा होगा जो वो इस शब्द में नहीं है। ठीक है ना, जैसे मैंने देखा THOAC, तो ये T भी मिल गया, H भी मिल गया, O भी मिल गया, S भी मिल गया, E भी मिल गया, तो ये तो बन सकता है। नहीं, ये तो अपना आंसर नहीं है। SCPRONE, यहाँ पे देखिए P भी मिल गया, कहीं R मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो ये R इसमें नहीं मिला ना, इसलिए हम कहेंगे कि PRONE एक ऐसा शब्द है जो इसमें प्रयुक्त होने वाले अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें किसका इस्तेमाल हो रहा है? R का इस्तेमाल हो रहा है, और R जो लेटर है हमारा इस शब्द में नहीं आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द में प्रयुक्त अक्षरों का प्रयोग करके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है? इन चारों को देखना है। इन चारों में क्या होगा? एक ऐसा लेटर हो, एक ऐसा वर्ड होगा जो इस शब्द में इस्तेमाल होने वाले लेटर से बनाया जाएगा। तो देखिए एक्सपायर, EXPIRE, E दे रखा है, X दे रखा है, P दे रखा है, I दे रखा है, R दे रखा है, E दे रखा है, तो एक्सपायर बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो और कौन सा नहीं बनाया जा सकता? और कौन सा? परस्यू, देखो परस्यू को देखो, PERCIV, अब V इसने एक्स्ट्रा लिया ना, इसलिए ये नहीं बन सकता। एम्पायर को देखो, EM, M कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, इसलिए ये भी नहीं बन सकता। एक्सपेंस, S कहीं आ रहा है? S इसमें आ रहा है, तो X ये भी नहीं बन सकता, इसलिए कौन सा बन सकता है? केवल एक्सपायर बन सकता है, इसमें प्रयुक्त होने वाले सभी लेटर्स में से कुछ एक सेलेक्टेड लेटर का इस्तेमाल करके। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर सिर्फ गौर करने की चीज़ आपको ये है कि आपको एक चीज़ देखनी है, बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। इन दोनों चीज़ों पे गौर करना है। एग्जाम में बहुत सी बार एक जल्दबाजी में गलती होती है, तो इस चीज़ पे विशेष ध्यान दें कि बनाया जा सकता है लिखा हुआ है या नहीं बनाया जा सकता लिखा हुआ है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द में प्रयुक्त अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता? क्या लिखा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स? नहीं बनाया जा सकता। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक इनमें प्रयुक्त होने वाले सारे लेटर्स देख लीजिए और अपने ऑप्शन से देख लीजिए। अपने ऑप्शन में कोई ऐसा लेटर होगा जो यहाँ पे नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो जैसे हेक्टेयर को देखा मैंने, तो H आ रहा है, E भी आ रहा है, C भी आ रहा है, T भी आ रहा है, और A भी आ रहा है, R भी आ रहा है, E भी आ रहा है, इसलिए ये तो अपना आंसर नहीं है। मदर को देखो, MOTHER, मदर भी अपना आंसर नहीं है। थियरर को देखो, THEARE, THEARE,
ए आर ई, ये भी बन सकता है। रैपिड को देखो आर ए पी ई और डी, डी कहीं पे है इसमें, डी कहीं पर भी नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि रैपिड ही आपका आंसर है। ओके, तो समझ में आ गया, बड़ा ही आसान सा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला में जो समझना था ना, वो पहला वाला पार्ट था जो पहले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यह तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, और इसलिए लिए है मैंने ये क्वेश्चन क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सी बार एग्जाम में आते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ के भी नहीं जाओगे ना, तब भी एग्जाम में कर सकते हो। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए अक्षरों को अंकों द्वारा दर्शाया गया है। मतलब यहाँ पे जो भी अक्षर लिखे हुए हैं उनको कोई ना कोई अंक रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए हमें क्या करना है, इन अक्षरों का इस्तेमाल करके कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। और इस अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए हमसे पूछा है कि इन्हें किस क्रम में क्रमबद्ध करना होगा, और वो जो क्रम है वो हमें ऑप्शन में दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देखिए, आपको अंग्रेजी की नॉलेज जरूरी है ना। अंग्रेजी की नॉलेज आपको पता लग रहा है कि यहाँ से कौन सा शब्द बना, तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, हमें ऑप्शन दे तो रखें, ऑप्शन दे रखे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग रख के देख लो। सबसे पहले 5वां रखो, 5वें पे क्या आ रहा है, एल आ रहा है, रख दिया। 2 पे क्या आ रहा है, डी आ रहा है। 4 पे क्या आ रहा है, जी आ रहा है। 1 पे क्या है, 1 पे ओ है। उसके बाद 6 पे क्या आ रहा है, 6 पे एन आ रहा है। और 3 पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है। अभी कोई अर्थपूर्ण शब्द बना नहीं बना, तो ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, हाँ सी ओ वाले ऑप्शन को देखिए। अब बिल्कुल सी वाले ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहले क्या रखना है, जी रखना है, रख दिया। उसके पहले 1 नंबर वाला ओ रख दिया, उसके बाद 5 नंबर वाला एल रख दिया, उसके बाद 2 नंबर वाला डी रख दिया, उसके बाद 3 नंबर वाला ई रख दिया, उसके बाद 6 नंबर वाला एन रख दिया। क्या गोल्डन बन गया, बिल्कुल। तो ये एक अर्थपूर्ण शब्द है, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी बिल्कुल आसान से क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनमें भी मिस्टेक हो जाती है। और हमेशा एग्जाम में ध्यान रखिएगा एक चीज़, कठिन प्रश्नों से सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। सिलेक्शन होता है आसान प्रश्नों से, क्योंकि देखिए कठिन प्रश्न जो होंगे कुछ एक सिलेक्टेड को आएंगे, अगर बहुत ही कठिन प्रश्न है। लेकिन आसान क्वेश्चन है वो सभी को आएगा, और वो आसान क्वेश्चन ही आपने गलत कर दिया तो आपके एग्ज़ाम से बाहर होने के चांस बढ़ जाएंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको एग्ज़ाम में पास होने के चांस बढ़ाने हैं या घटाने हैं। आसान क्वेश्चन तो कभी गलत नहीं होना चाहिए, कठिन क्वेश्चन तो हमें आने ही चाहिए, लेकिन आसान क्वेश्चन भूल कर भी गलत ना हो, ये विशेष तरीके से ध्यान रखें कॉम्पिटिशन एग्जाम में। अब देखिए क्या है, यहाँ लिखा है OREH। अब इसको जमा दीजिए। सबसे पहले 4 को लिखिए, 4 में H आ गया। 1 पे लिखिए O आ गया, 2 पे लिखिए R आ गया, 5 पे लिखिए, 5 पे क्या लिखोगे S आ गया, और 3 पे क्या लिखोगे E आ गया। तो क्या बन गया, वर्ष बन गया। तो यही अर्थपूर्ण शब्द है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है BNMANDOTI के अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक खेल का नाम बन जाता है। इस प्रकार बने शब्दों में बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए एक खेल का नाम व्यवस्थित बनाना है, तो मेरे को यहाँ पे बैडमिंटन बनता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे मैंने B को उठाया, उसके बाद A, उसके बाद D। अब वो बात अलग है कि किसी को बैडमिंटन की स्पेलिंग पता नहीं है, तो बेचारा मेरा लाल बाल पाल क्या बनाएगा, ठीक है। तो बैड ये M, उसके बाद I, उसके बाद N T O N, ये होता है आपका बैडमिंटन, TON, ठीक है। ये बैडमिंटन हो गया। अब इसमें हमसे क्या पूछा है, बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा है। बायां, ये बायां तो यही वाला पार्ट होता है, समझा दिया था आपको। ये बायां पार्ट होता है, ये दायां पार्ट होता है। बाईं ओर से 5वां यानी इधर से 5वां, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है। क्या है, आई है। आई आपका आंसर हो गया है। समझ में आ गया ना दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 4251,698 संख्या के अंकों को बढ़ते क्रम में रखा जाए। अभी तो ये रखे हुए हैं, जैसे कैसे रखा हुआ है, 4 लिख दिया, 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, 1, 6, 9, 8, ऐसे संख्या हमें दे रखी है। सॉरी। अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि इन अंकों को यदि बढ़ते हुए क्रम में लिखो। बढ़ते हुए क्रम का मतलब सबसे पहले छोटा लिखो, उसके बाद बड़ा लिखो। बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है आरोही क्रम, ठीक है। आरोही बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले क्या लिखा, 1, उसके बाद 2 आ रहा है इसमें, उसके बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है,
उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद आ रहा है हमारे पास 7 है ही नहीं, 8 आ रहा है, 8 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। अब आप ये देखिए कि कितने अंकों का स्थान चेंज नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे कि एक तो 2 है, ये भी नहीं बदला, और एक 6 भी नहीं बदला। अब आपको एक चीज़ विशेष तरीके से ध्यान रखनी है वहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर कि आपसे क्या पूछा है कि कितने अंक उसी क्रम में होंगे जिसमें कि दी गई संख्या है। कितने अंक और कौन से अंक, इन दिनों में रात दिन का अंतर है। इन दोनों के अंदर कितने अंक, यानी अंकों की संख्या पूछी है, एक ये और एक ये, एक और एक कितना हो गया? 2 हो गया। अगर वो पूछता कौन से अंक होंगे तो हम बोलते 2 और 6 होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो कितने अंक हो रहे हैं? 2 अंक हो रहे हैं। तो ऐसे सोल्व करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दे रखा है? 5, 8, 3, 4, 6, 1, 9 में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक संख्या के आरंभ से उतना ही दूर है जितना कि भीतरी अंकों को अवरोही क्रम में लगाने पर होता है। देखिए क्वेश्चन में कुछ विशेष बात नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी बस आप लोगों को घुमाने के लिए। कुल मिला के ये है कि इसमें जो अंक दे रखे हैं उन्हें अवरोही क्रम में जमाना है। 2 क्रम होते हैं अपने पास, एक होता है आरोही और एक होता है अवरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। अरे अवरोही का मतलब अवरोध हो गया ना, किसी भी जैसे ब्रेकर होता है तो आपकी स्पीड बढ़ी हुई है तो उसको ब्रेकर आ जाएगा तो स्पीड घटेगी सही ना। तो बस अवरोही इस तरीके से। जैसे आरोही कैसे लिखोगे? 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ता रहेगा। और अवरोही कैसे लिखोगे? 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे इस तरीके से ये कम होता रहेगा। तो हमें क्या लिखना है? कौन सा क्रम लिखना है? अवरोही क्रम लिखना है। अवरोही क्रम में सबसे बड़ा नंबर लिखो 9, उसके बाद 8, उसके बाद 6, 5, 4, 3, 1। तो बताइए मेरे को अब यहाँ पे क्या पूछा है? ऐसे कितने अंक हैं, यहाँ पर भी वही पूछा है, ऐसे कितने अंक हैं। ये नहीं पूछा कौन सा अंक है, कितने अंक, कितने अंक और कौन सा अंक। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत ही छोटी छोटी सी बातें हैं ये, और यही छोटी छोटी बातें आपका सिलेक्शन रुकवा देती है। तो यही छोटी छोटी बातों पे आपको गौर करना है कि कितने अंक, अगर कितने अंक दे रखा है तो मेरे को कौन सा कितने अंक मिल रहे हैं? केवल 8 ही है जिसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ, यानी 1 अंक मिला। ठीक है, और यहाँ पे ये पूछता कि कौन सा अंक, तो यहाँ पे फिर उसको ऑप्शन में 8 देना पड़ता तो वो 8 कर देता। और बहुत से लोग मेरे लाल बाल पाल 1 ही लगाते। तो मेरे लालों और लालियों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कितने अंक और कौन सा अंक क्या दे रखा है। विशेष करके मैं गौर कर रहा हूँ बार बार, आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी। तो ये अपना कंप्लीट हो गया है। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, जैसे भी रहें, स्वस्थ रहें लेकिन, और घर के अंदर रहें और पढ़ते रहें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।